Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंडिया आईएनडीसी टारगेट। तो हम जानेंगे इंडिया आईएनडीसी टारगेट के बारे में। इंडिया इज फॉर्मली सबमिटेड एंड अपडेटेड इंडेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी टारगेट टू यूएनएफसीसीसी। इंडिया ने फॉर्मली सबमिट कर दिया है एक अपडेटेड इंडेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी टारगेट को यूएनएफसीसीसी पे। इंडिया आईएनडीसी टू बी अचीव प्राइमरीली बाय 2030। इंडिया का जो आईएनडीसी है इसको अचीव कर लिया जाएगा प्राइमरीली 2030 तक। ओरिजिनल टारगेट क्या था, न्यू टारगेट क्या, हम इसको समझेंगे। ओरिजिनल टारगेट, अ टोटल ऑफ 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ओरिजिनल टारगेट था कि जो टोटल 40% इंस्टॉल कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होगा। न्यू टारगेट क्या है, 50% बाय 2030 विथ हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबल क्लाइमेट फंड एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। 50% का टारगेट किया गया 2030 तक का, जिसमें मदद मिलेगा इंटरनेशनल फाइनेंस के माध्यम से, ग्लोबल क्लाइमेट फंड के द्वारा, और ट्रांसफर होगा टेक्नोलॉजी का। ओरिजिनल टारगेट क्या था, टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी द जीडीपी बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल। इसमें रिड्यूस करने की बात कही गई थी कि जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको जीडीपी के 33 से 35% तक 2005 लेवल पे, लेकिन नया टारगेट में इसको 45% कर दिया गया जीडीपी का 2030 तक। न्यू टारगेट जो ऐड किए गए हैं, प्रोपोगेटिंग ए सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, मास मूवमेंट फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यूजिंग ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन। इसमें प्रोपोगेट किया जाएगा एक सस्टेनेबल वे को लिविंग के लिए, मास मूवमेंट होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के लिए, जिसमें ट्रेडिशन और वैल्यू को फोकस किया जाएगा कंजर्वेशन के ऊपर। इंडिया ऑल्सो प्रॉमिस एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय द ईयर 2030। और इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो एडिशनल कार्बन सिंक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाई इक्विवेलेंट का एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर के माध्यम से क्रिएट करेगा 2030 तक। न्यू टारगेट COP26 का क्या था, इंडिया अनाउंस द गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो बाय 2020। जो नया टारगेट था COP26 के दौरान इंडिया ने अनाउंस किया था, जो गोल था कि वो रीच करेगा नेट जीरो को 2070 तक। As per recent report, achieving this target will boost India's GDP by up to 4.7% 2036 and create million new jobs. और जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार अचीव करने के लिए इस टारगेट को बूस्ट किया जाएगा, इंडिया का जीडीपी से बढ़ेगा 4.7% तक 2036 तक, और इसके कारण मिलियंस ऑफ न्यू जॉब क्रिएट होगा भारत में। आईएनडीसी के बारे में हम जान ले। आईएनडीसी आर प्राइमरी मीन्स फॉर गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट इंटरनेशनली द स्टेप दे विल टेक टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इन देयर ओन कंट्री, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो जो आईएनडीसी है ये प्राइमरली इसका मतलब है गवर्नमेंट के लिए कि वो कम्युनिकेट करे इंटरनेशनली, स्टेप ले जो कि एड्रेस करेगा क्लाइमेट चेंज को अपने कंट्री पे, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर। तो जो रिकवरी है ओजोन लेयर का, इसके बारे में हम जानेंगे। As per NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration of US, the concentration of ozone depleting substance in mid-latitude has significantly reduced to the level of 1980. जो NOAA है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस, इनके अनुसार जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का मिड लैटिट्यूड में, उसमें सिग्निफिकेंटली गिरावट देखा गया है, जो लेवल है 1980 के अगर हम कंपेयर करें तो। ओजोन के बारे में हम जान ले। ओजोन इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इट मेजर्स यूजिंग द डॉप्सन यूनिट। ओजोन जो है वो नेचुरली ऑक्यूरिंग हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि बना हुआ आपका 3 ऑक्सीजन के एटम से। इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट से। तो किस यूनिट से मेजर किया जाता है, डॉप्सन यूनिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। About 90% of the ozone in the atmosphere is concentrated between 15 to 30 kilometer above the Earth's surface, stratospheric ozone। जो 90% है ओजोन एटमॉस्फेयर का, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड है 50 से 13 किलोमीटर के अंदर अर्थ के सरफेस पे, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जिसको हम कहते हैं। It is also found at ground level in lower concentration tropospheric ozone. Here ozone is a pollutant that is a key part of smoke over city. ये पाया जाता है ग्राउंड लेवल पे भी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। यहाँ पे ओजोन जो है वो एक पॉल्यूटेंट है, जो कि एक की रोल निभाता है स्मोक को लेके लिए सिटीज पे। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC and other halogenated ozone depleting substance are mainly responsible for man-made chemical ozone depletion। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC और अदर हेलोजिनेटेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है मैन मेड केमिकल ओजोन डिप्लीशन के लिए। ये मेनली यूज होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर पे, एयर कंडीशनर पे, फायर एक्सटिंग्विशर पे और फोम पे।
ट्रीटी फॉर ओडीएस रेगुलेशन, जो ट्रीटी है आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रेगुलेशन के लिए, ये ट्रीटी पता होना चाहिए किस चीज के लिए है। वेना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985, जो वेना कन्वेंशन है आपका, ये प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर का 1985 में इसको लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजीएस 1987, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का 1987 में इसको लाया गया था। और किगाली एग्रीमेंट फेस डाउन द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और जो किगाली एग्रीमेंट है इसमें कहा गया था कि फेस डाउन करना है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एसएफसी का, ये भी आपका ओजोन के लिए है। ये तीनों रेगुलेशन जो आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10+ स्ट्रेटेजी। हम जानेंगे 10+ स्ट्रेटेजी के बारे में। अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर अडॉप्ट द 10+ स्ट्रेटेजी अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो कहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया, किस डिजीज के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर ने अडॉप्ट किया है 10+ स्ट्रेटेजी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ। 10+ is basically a regional strategy to address serious non-communicable disease at first level referral health facility. The strategy is aimed at bridging the access gap in treatment and care of patients with chronic and severe NCD. जो 10+ है वो बेसिकली एक रीजनल स्ट्रेटेजी है। ये एड्रेस करता है सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पहले लेवल पे, जिसको रिफर किया जाता है हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा। इस स्ट्रेटेजी का मकसद है कम करना जो एक्सेस गैप है ट्रीटमेंट को लेकर और केयर को लेकर पेशेंट का क्रोनिक और सीवियर एनसीडी के लिए। NCD account for most of the out of pocket spending of patient in Africa. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट के लिए अफ्रीका पे। बाय ऑफरिंग NCD केयर एज अ पैकेज ऑफ सर्विस अवेलेबल एज प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटी, पेशेंट विल फाइंड देयर एक्सपेंसेस डिक्रीज एज दे स्पेंड लेस मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग इन सिटी एंड लेस टाइम कम्युनिकेटिंग टू देयर हेल्थ फैसिलिटी। और ऑफर करके NCD केयर को पैकेज पे सर्विसेज जो कि अवेलेबल होगा प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटी पे, पेशेंट जो है वो फाइंड करेंगे जो उनका एक्सपेंसेस वो डिक्रीज होगा क्योंकि उनको अब कम खर्च करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिंग को लेकर सिटी के ऊपर, लेस टाइम उनका बर्बाद होगा हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जो डाटा वाइज स्टैटिस्टिक्स है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, इसको हम जानेंगे। NCRB has released its report on various crime statistics. जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB है उन्होंने रिलीज किया है इसका रिपोर्ट को जो वेरियस क्राइम स्टैटिस्टिक्स को लेके है, हम जानेंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2021, जो एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइड हुआ भारत में 2021 पे, तो सुसाइड की अगर हम बात करें तो 120 डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट लेवल है जो कि अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है। एट द नेशनल लेवल द नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज बाय 7.17% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021, और नेशनल लेवल पे जो नंबर है सुसाइड का ये आपका बढ़ के 7.17% हो गया है 2020 से 2021 के समय पे। डेली वेज अर्नर रिमेन द लार्जेस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप अमॉन्ग सुसाइड विक्टिम इन 2021, और जो डेली वेज अर्नर है वो अभी भी लार्जेस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप है सुसाइड विक्टिम के लिए 2021 पे। The overall share of person engaged in farming sector among the total recorded suicide stood at 6.6% during 2021, और जो ओवरऑल शेयर है पर्सन का जो कि इंगेज है फार्मिंग सेक्टर पे, टोटल रिकॉर्डेड सुसाइड जो है वो अभी भी 6.6% पे है 2021 पे भी। मैक्सिमम सुसाइड जो है आपको महाराष्ट्र में हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे, तो मेनली जो पेंडेमिक इंड्यूस मेंटल हेल्थ इश्यू है, फैमिली प्रॉब्लम है, अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम के अलावा मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया और इलनेस हो गया, ये सारे रीजन है सुसाइड के पीछे। अब हम रोड एक्सीडेंट की अगर बात करें तो डेथ इन रोड एक्सीडेंट अप बाय 17%, जो डेथ है रोड एक्सीडेंट के कारण उसमें बढ़ाव देखा गया है 17% का। इन 2021 1.55 लाख पीपल डाइड इन एक्सीडेंट ऑन इंडियन रोड अप फ्रॉम 1.33 लाख इन 2020। 2021 में 1.55 लाख पीपल जो है उनकी मृत्यु हुई है एक्सीडेंट के कारण इंडियन रोड पे, जबकि ये आपका 2020 पे 1.33 लाख ही था। टोटल रोड एक्सीडेंट जिनको रिपोर्ट किया गया वो 4.03 लाख है 2021 पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जिसको कि रिपोर्ट किया गया है तमिलनाडु पे। रीजन इसके पीछे क्या है, स्पीडिंग काउज 87,000 डेथ अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ ऑल डेथ, वाइल डेंजरस एंड केयरलेस ड्राइविंग काउज ओवर 42,000 डेथ। स्पीडिंग के कारण 87,000 डेथ हुआ है जो कि आपका हाफ ऑफ है सारे डेथ को लेके एक्सीडेंट के कारण, जबकि डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग के कारण आपका 42,000 डेथ हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अगर हम क्राइम जो वुमेन के खिलाफ हो रहा है उसकी बात करें तो NCRB का रिपोर्ट बताता है कि जो रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट है पर 1 लाख पॉपुलेशन में इसमें इंक्रीज देखा गया है। 56.5% जो था आपका 2020 पे वो बढ़ के 64.5% हो गया 2021 पे।
कैटेगरी जो है क्राइम का 31.8% फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, followed by assault on women with intent to outrage her modesty 20.8%, kidnapping and abduction 17.6% and rape 7.4%. 31.8% है वो आपका कैटेगरी पे आता है जिसमें क्रुएलिटी हस्बैंड की तरफ से और उसके रिलेटिव की तरफ से किया जाता है। उसके बाद असॉल्ट जो कि वुमेन के ऊपर किया जाता है, आउटरेज किया जाता है उनके मॉडेस्टी को 20.8%, किडनैपिंग या एब्डक्शन आपका 17.6% और रेप 7.4%। ये जो रिपोर्ट है ये प्लेस करता है उत्तर प्रदेश को टॉप में। 56,083 केसेज जो है एक्चुअल नंबर जिसको कि रजिस्टर किया गया था 2021 में यूपी पे। नागालैंड स्टूड आउट विद द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर इन द पास्ट 3 ईयर। और जो नागालैंड है यहाँ पे लोवेस्ट नंबर ऑफ क्राइम है वुमेन के खिलाफ जिसको कि रजिस्टर किया गया है पास्ट 3 ईयर्स पे। Only 507 cases were registered in the country under the Domestic Violence Act in 2021. 0.1% of the total cases of crime against women, showing an under-reporting of cases. सिर्फ 507 केसेस को रजिस्टर किया गया है कंट्री पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत 2021 पे, जो कि 0.1% है टोटल केसेस का क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। ये बताता है कि अंडर रिपोर्टिंग हुआ है केसेस का। ऑल्सो वायलेंट क्राइम इन द कंट्री आर बैक टू द प्री कोविड लेवल। और जो वायलेंट क्राइम है कंट्री का वो वापस से आ गया प्री कोविड लेवल पे। एनसीआरबी के बारे में हम जान लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। इन 1986 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमिटी, एमएचए टास्क फोर्स एंड नेशनल पुलिस कमीशन 1977। 1986 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को फाउंड किया गया था। ये बेस्ड था आपके रिकमेंडेशन के ऊपर टंडन कमिटी, एमएचए टास्क फोर्स और नेशनल पुलिस कमीशन का। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत और इसका फंक्शन है एक रिपोजिटरी के तौर पर इन्फॉर्मेशन को ये बताता है क्राइम और क्रिमिनल्स का, ताकि मदद किया जा सके इन्वेस्टिगेटर का लिंक करने में क्राइम को परपिट्रेटर के साथ। एनसीआरबी लुक आफ्टर द सीसीटीएनएस एंड सेंटर फिंगरप्रिंट ब्यूरो। तो एनसीआरबी है ये लुक आफ्टर करता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और सेंटर फिंगरप्रिंट ब्यूरो को। ये जो रिपोर्ट रिलीज करता है क्राइम्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, ये रिपोर्ट को एनसीआरबी रिलीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द लीगल सिस्टम। तो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है लीगल सिस्टम पे इसको हम समझेंगे। इश्यू ऑफ प्रिवेलिंग पैट्रियार्कल इन जुडिशियरी, जो इश्यू है अभी भी जो प्रिवेलिंग है पैट्रियार्की का जुडिशियरी में, इसको हम समझेंगे। जो अभी हाल ही में रिसेंट केस आया था, एक रिसेंट इंसिडेंट था जहां पर सेशन कोर्ट जो था केरला का, उसने एंटिसिपेटरी बेल दे दिया ऑथर को और सोशल एक्टिविस्ट को स्टेट में। जो केस था एलिस सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इसमें ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A के इंडियन पेनल कोड के, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, ये प्राइम फेसिया नहीं है जब अट्रैक्ट करेंगे अगर फैक्टो कंपनी को, अगर वो ड्रेस करती है सेक्सुअली प्रोवेक्टिव ड्रेसेस को, तो इस कारण उसको इस ग्राउंड पर बेल दे दिया गया। ये रेस कर रहा है इश्यू को प्रिवेलिंग पैट्रियार्की को, और जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है वुमेन को फेस करने के लिए हमारे सिस्टम को। इश्यू फेस बाय वुमेन इन जुडिशियरी, जो इश्यू का सामना करना पड़ रहा है वुमेन को जुडिशियरी पे, सपोर्ट उनको नहीं मिलता। वुमेन एम्प्लॉय जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, जहां पे पुलिस, कोर्ट या प्रिजन हो, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जो कमी है जेंडर वर्क स्पेस और डिरोगेटरी कमेंट का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लो रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशियरी, जुडिशियरी में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो कि सीनियर मोस्ट वुमेन जज थे सुप्रीम कोर्ट की, ये हाईलाइट करती है कि जो टॉप कोर्ट है जब से ये बना है 1950 से, सिर्फ 11 वुमेन जजेस बनी है अभी तक। प्रिवेलेंस ऑफ एनार्किक लॉ एंड कस्टम, और जो प्रिवेलेंस है अभी भी एनार्किक लॉ और कस्टम का, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ब्राडवेल वर्सेस स्टेट ऑफ इलिनॉइस 1872 का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो था यूनाइटेड स्टेट का, उसने कहा है कि जो गॉड डिजाइन किया है सेक्स टू ऑक्युपाई डिफरेंट स्फीयर ऑफ एक्शन, और ये बिलोंग करता है मेन को मेक एपॉली और एग्जीक्यूट करे लो, और इसको रिगार्ड किया गया है एक्जुमेटिक ट्रूथ के तौर पे। जरूरत क्या है सेंसिटाइजेशन की, तो सबसे पहले हम लोग को अवेयरनेस रेज करना होगा, इंक्लूड करना होगा फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस को करिकुलम पे लॉ स्टूडेंट के लिए, और सेंसिटाइज करना होगा लीगल प्रैक्टिशनर और जुडिशियल ऑफिसर को फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस को लेके। रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल चॉइस, हमें रेस्पेक्ट करना होगा इंडिविजुअल चॉइस को। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में जो चॉइस है ड्रेस का, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट है, जिसको इंडिविजुअल सॉवरेनिटी भी कहा गया है, जेएस मिल ने पॉइंट आउट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम इनॉग्रेट आइकॉनिक अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है आइकॉनिक अटल ब्रिज को अहमदाबाद पे। तो कहां पे इनॉग्रेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ब्रिज है इसको बिल्ड किया गया है साबरमती रिवर फ्रंट के पास, साबरमती रिवर पे, जो कि फ्लो करता है सिटी ऑफ अहमदाबाद से। ये इक्विप्ड है अट्रैक्टिव डिजाइन एलईडी लाइट। ये जो ब्रिज आपका 300 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर वाइड है। साबरमती रिवर जो है वो मानसून फेड रिवर है। ये ओरिजिनेट करता है अरावली हिल्स से उदयपुर के, और ये ड्रेन करता है गल्फ ऑफ कंबई पे अरेबियन सी के। तो कहाँ ओरिजिनेट करता है, कहाँ ड्रेन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अटल ब्रिज आपका अहमदाबाद में है। मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी कौन है, सेई, हरनक, मकाल,
हटमटी और वाटरेक, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचिंता चोली। तो हम जानेंगे अचिंता चोली के बारे में। जो एम्ब्रॉयडरी नेकलेस जो वुमेन के कुर्ता में जो काम किया जा रहा था, हावड़ा वेस्ट बंगाल के उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल को कॉमनवेल्थ गेम्स पे। अचिंता चोली जो है उनका जो लंबा जो मेहनत है वो बताया गया है। अचिंता ने मदद किया अपने मदर का ब्रदर का एम्ब्रॉयडरी वर्क में, जो कि उस प्रिसिशन से काम करते थे। उन्होंने ट्रेनिंग लिया वेट लिफ्टिंग का, जो कि उसको पावर प्रोवाइड किया। ये जो 20 ईयर के जिन्होंने जीता है गोल्ड को मेन 73 कैटेगरी पे वेट लिफ्टिंग पे, ये इन्होंने कंबाइन लिफ्ट किया 313 केजी को, स्नैच 143 केजी, क्लीन एंड जर्क 120 केजी को, जिसने क्रिएट किया है एक कॉमनवेल्थ गेम में रिकॉर्ड। तो इस कारण इसका नाम जो है इंपॉर्टेंट है, किस गेम से ये रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनको कौन सा मेडल दिया गया है, तो इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। ये 20 ईयर्स के मेन 73 कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के लिए, जो कि एक कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.